ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जेसन नाम के एक लड़के के साथ घटी है। जेसन के साथ जब ये घटना घटी थी तब उसकी उम्र महज 11 साल की थी। और अब आगे की घटना मैं आपको जेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जेसन है। ये घटना 2003 की है। मेरे डैड सदर्न पेंसिल्वेनिया में काम करते थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और उनको नॉर्दर्न पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जहाँ पर उन्हें ट्रांसफ़र किया गया था वहाँ पर उन्हें एक नया घर भी मिला था। वो उसी कंपनी का था जहाँ पर वो काम करते थे। उस कंपनी में और लोग भी थे जो काम किया करते थे और सबको वहीं पर ही घर अलॉट हुआ था, जिसमें से एक मुझे भी मिला था, यानी कि मेरे पिताजी को। वो घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, करीबन 3 से 4 कमरों का। हमें इतने कमरों की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थी और उसके बैकयार्ड में बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। उसी के बगल में एक और घर था, वो भी उतना ही बड़ा था, लेकिन उस घर के बैकयार्ड में एक ट्री हाउस था। वो ट्री हाउस मेरे घर के बैकयार्ड से साफ साफ नज़र आता था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैं ये सोच रहा था कि काश वो ट्री हाउस अगर मेरे घर के बैकयार्ड में होता तो मैं भी वहीं पर रहता। मेरे परिवार में मैं, मेरी मॉम डैड और मेरी छोटी बहन लीजा थी। लीजा को भी मेरे साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और मैं और लीजा ज़्यादातर उसी बैकयार्ड में खेला करते थे। जब लीजा की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं अकेले कुछ दिनों तक बैकयार्ड में ही खेलता रहा। मुझे बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था। डैड को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम लीजा के साथ ही स्पेंड किया करता था। लेकिन इस समय उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं उस वक्त अकेले ही बेसबॉल खेल रहा था। पता नहीं कैसे वो बेसबॉल उस ट्री हाउस के कांच को तोड़ते हुए उसके अंदर चली गई। उस वक्त शाम हो रही थी, शायद शाम के 5 या 6 बज रहे थे। सूरज लगभग डूबने ही वाला था। नॉर्दर्न पेंसिल्वेनिया के उस साइड में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो सूरज जल्दी डूब जाता है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था क्योंकि मेरे पास वही लास्ट बेसबॉल बची थी और फिर डैड के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे ले जाके नई बेसबॉल दिला दे। उस घर में जाने का भी मुझे रास्ता नहीं पता था। वहाँ पर मैं नया था और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जिससे मैं मदद ले सकूँ, तो मैं चुपचाप वहीं यार्ड पे ही बैठा हुआ था। थोड़ा उदास भी हो गया था कि अब मुझे मेरी बेसबॉल नहीं मिलेगी और मैं खेलूँगा कैसे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस ट्री हाउस की टूटी हुई खिड़की से मेरा बेसबॉल दोबारा बाहर आ गया और आके मेरे सामने गिरा। मैं उसको देख के हैरान हो गया और मैं फिर दोबारा उस ट्री हाउस की तरफ देखने लगा। वहाँ पर कोई भी नहीं था, अंदर एकदम अंधेरा। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्री हाउस था। उस ट्री हाउस में अगर जाके मैं देखूँ तो मुझे दोनों तरफ के एरिया साफ साफ दिखाई दे। मैं कुछ देर तक यही सोचता रहा कि वो बॉल आखिर यहाँ पर आई कैसे। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन कभी कभी अंधेरे में भी एक परछाई दिख जाती है, वो भी हल्की फुल्की रोशनी की वजह से। मुझे उस ट्री हाउस के अंदर एक परछाई दिखाई दी। वो वहाँ पे टहल रही थी। मुझे लगा कि शायद उस घर में रहने वाला कोई हो जो उसके अंदर टहल रहा हो। मैंने उसको बोला हेलो। उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसको बोला थैंक यू। उसने फिर भी कोई आवाज़ नहीं सुनी और कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कि मेरी बॉल देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो वहीं पर ही था। मेरी आवाज़ साफ साफ उस तक पहुंच रही थी और ये बात मैं जानता था, लेकिन फिर भी उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं अपनी बॉल लेके चुपचाप वहाँ से चला गया और इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मैं तो ये डर रहा था कि उस ट्री हाउस का कांच टूटने की वजह से ऐसा ना हो कि उस घर के लोग मेरे यहाँ कंप्लेन करने चले आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोज़ की तरह मैं दोबारा उस बैकयार्ड में खेल रहा था, लेकिन बार बार मेरी नज़र उसी ट्री हाउस की तरफ जा रही थी। उसका कांच अभी भी टूटा हुआ था, उसे किसी ने रिपेयर भी नहीं किया था। पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आया, मैंने अपनी बेसबॉल दोबारा उस ट्री हाउस के अंदर फेंक दी, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि अंदर है कौन। उस ट्री हाउस की खिड़की खुली हुई थी। मेरा निशाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि बेसबॉल खेलते हुए वह निशाना एकदम सही हो गया था। वो बेसबॉल उस ट्री हाउस के अंदर भी चली गई बिना कोई कांच टूटे और फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि उसमें जो कोई भी है उस बेसबॉल को बाहर फेंके। उस वक्त दोपहर हो रही थी, किसी ने कुछ भी नहीं फेंका। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। मुझे लगा कि शायद इस बार मेरा बेसबॉल मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन रात के अंधेरे में जैसे ही सूरज हल्का फुल्का ढला, मेरी बेसबॉल दोबारा मेरे पास आ गई और मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि वो जो कोई भी है उसी ट्री हाउस के अंदर रहता है और मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मैंने उससे दोबारा बोला थैंक यू और उधर से भी इस बार आवाज़ आई जो वेलकम। और वो आवाज़ किसी और की नहीं, एक लड़की की थी, मतलब एक छोटी लड़की जिसकी उम्र लगभग मेरी जितनी ही होगी या मेरी बहन जितनी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी परछाई
मुझे अंधेरे में हल्की फुल्की हिलती डुलती दिखाई दे रही थी। वो वहीं पर ही खड़ी थी। मैंने उससे उसका नाम भी पूछा। उसने मुझे अपना नाम मार्था बताया। मैंने मार्था को अपना नाम बताया और फिर मैं और मार्था बात करने लगे। मैंने उससे बोला कि वो ट्री हाउस से बाहर क्यों नहीं आती है। उसने मुझसे बोला कि उसको यहीं पर ही रहना अच्छा लगता है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, उसको ज़्यादा दोस्त बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने मार्था से पूछा कि मुझे तुम अपना दोस्त बना लो। मार्था ने फिर कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर वो शांत हो गई। मैंने 2-3 बार उसका नाम दोबारा बुलाया लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मम्मी भी मुझे बुलाने लगी। फिर मार्था की ट्री हाउस की तरफ देखते हुए मैं घर के अंदर चला गया। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी बगल वाले घर में कौन रहता है। उनको भी ये बात नहीं पता थी क्योंकि हम सब लोग वहाँ पर नए थे। अभी हम लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते थे। मैंने मॉम से बोला कि बगल में मार्था नाम की एक लड़की रहती है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। तो मॉम ने कहा कि ठीक है, तुम कल उससे जाके बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है और उसके बाद मैं सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, मैं दोबारा अपने बैकयार्ड में गया और उसी ट्री हाउस को देखने लगा। मैंने कोशिश किया कि मैं अपने घर के बैकयार्ड से मार्था के घर के बैकयार्ड की तरफ झाँकूं, तो मैं एक छोटी सी स्टूल लगा के उसके ऊपर चढ़ के उसके बैकयार्ड में झाँकने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने मार्था का बैकयार्ड देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। वो ट्री जिस पे वो ट्री हाउस बना हुआ था, उसके पत्ते पूरे बैकयार्ड पे बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई सफाई भी नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब था। सारे दरवाजे बंद थे लेकिन मार्था वहीं पर ही रहती थी। आखिर वो अपने घर की साफ सफाई क्यों नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं फिर पूरे दिन उसी बैकयार्ड में खेलता रहा। मेरी बहन की भी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई थी और मैं उसके साथ उस दिन खेल रहा था। रात होते ही मैंने दोबारा उस ट्री हाउस की तरफ देखा। वो एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे दोबारा वहाँ पर मार्था दिखाई दी घूमते हुए, लेकिन आज फिर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चुपचाप उस ट्री हाउस के पास जाके खड़ा हो गया और मैं दोबारा मार्था को बुलाने लगा। हे मार्था, मैंने बहुत ही नॉर्मल आवाज़ में बोला। करीबन 30 सेकंड बाद उसकी आवाज़ आई, यस हाउ आर यू। उसकी आवाज़ सुन के मैं समझ गया था कि वो वहीं पर ही है। मैंने मार्था से बोला कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तुम बाहर क्यों नहीं आती हो। मार्था ने कहा कि मुझे इस ट्री हाउस से निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, तुम चाहो तो तुम इस ट्री हाउस के अंदर आ सकते हो। जब मार्था ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन मैंने उससे बोला कि मैं अपने तरफ से तुम्हारी तरफ नहीं आ पाऊँगा, मैं तुम्हारे घर की तरफ से तुम्हारे ट्री हाउस में आता हूँ। तो उसने मुझे तुरंत मना कर दिया। उसने कहा नहीं, तुम्हें इधर से ही आना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरी मॉम मुझे डांटेगी अगर उन्हें पता चल गया तो। उसने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं मैं उसकी बात में जैसे खो सा गया था। मैं दोबारा वही हरकत करने लगा। मैं चेयर लगा के लकड़ी के बड़े से फेंस को पार करके मार्था के ट्री हाउस में जाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये हरकत कर ही रहा था, तभी मेरी मॉम को आवाज़ आ गई कि मैं उस फेंस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉम घर के अंदर से ही चिल्लाने लगी। उन्होंने मुझे देख लिया था। उनके डर से मैं तुरंत उस फेंस से नीचे उतर गया और साइड में खड़ा हो गया। मॉम आके मुझ पर गुस्सा करने लगी और उन्होंने उस चेयर को साइड कर दिया जिस पर चढ़ के मैं फेंस को पार करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने उनसे बोला कि मैं मार्था से मिलने जा रहा हूँ। मॉम ने बोला तुम किस मार्था की बात कर रहे हो। मैंने बोला वही जो उस ट्री हाउस में रहती है। फिर मैं लगातार मार्था का नाम बुलाने लगा, लेकिन मार्था की कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया। मॉम को लगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उस घर की कंडीशन देख के मॉम समझ गई थी कि वो घर बहुत दिनों से बंद है। वो फिर मुझे घर के अंदर ले आए और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैंने बार बार उन्हें बताने की कोशिश की कि मार्था सच में है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कल मैं खुद मार्था से मिलूंगी। कुछ दिनों तक मैं उस बैकयार्ड में गया भी नहीं और मॉम भी उस बात को भूल गई। फिर करीबन 1 हफ्ते बाद हमारे उसी बगल वाले घर में कुछ लोग आए। वो उन्हीं का ही घर था। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे वो अपने कज़न के यहाँ गए हुए थे। वो 2 हस्बैंड वाइफ थे। उनका एक लड़का भी था जिसकी उम्र मेरी जितनी ही थी। हम लोग बात करने लगे और मैंने भी उससे दोस्ती की। उसका नाम रिचर्ड था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का था। मैं मॉम उसी के ही घर पे थे। मैं रिचर्ड के साथ उसके ट्रांसफॉर्मर टॉयज़ के साथ खेल रहा था और तभी मैंने अचानक से उनसे पूछा कि मार्था कहाँ पर है। जब मैंने मार्था का नाम लिया तो रिचर्ड और उसकी मॉम दोनों लोग शॉक्ड होकर मुझे देखने लगे। मैंने रिचर्ड से बोला क्या हुआ। रिचर्ड ने मुझसे बोला कि तुम मार्था को कैसे जानते हो। मैंने उसे बोला कि वो मेरी दोस्त है। जब मैंने ये बात बताई तो उसकी मॉम भी मुझे घूर के देखने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरी मॉम ने बोला कि बहुत दिनों से मार्था नाम ले रहा है
और ये बोलता है कि ट्री हाउस में मार्था है जो कि इससे बात करती है। उन लोगों ने फिर जो बात बताई वो सुन के मैं और मॉम एकदम शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने बताया कि मार्था को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, वो ट्री हाउस में ही मर गई थी। मार्था को बचपन से अस्थमा था, इसलिए वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। वो ट्री हाउस में ही ज़्यादातर खेला करती थी, उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और वो उस ट्री हाउस से निकलती भी नहीं थी। एक बार हमने उसे ट्री हाउस में मरा पाया क्योंकि वो अपना पंप लेकर नहीं गई हुई थी और उसकी तबीयत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। जब से वो पैदा हुई थी उसको ये दिक्कत थी। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि वो ज़्यादा नहीं जी पाएगी। उनकी मॉम को मैंने बताया कि मैं मार्था से मिला। उनकी मॉम को मैंने बताया कि मैंने मार्था से बात की है। उनकी मॉम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बैकयार्ड इतना गंदा इसलिए था क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से यहाँ पर थे नहीं। उनकी मॉम भी बार बार मेरे बोलने के बाद मैं, रिचर्ड, उनकी मॉम, हम तीनों लोग उस बैकयार्ड पर गए और वहाँ पर जो चीज़ देखा हम लोग देख के हैरान हो गए। बैकयार्ड बहुत ज़्यादा गंदा था, उसका कांच भी टूटा हुआ था और अंदर मिट्टी भी घुसी हुई थी और उस मिट्टी पे मार्था के पैरों के निशान थे, मतलब एक छोटी बच्ची के। वो उतने ही बड़े पैरों के निशान थे जितने बड़े मार्था के थे जब वो मरी थी। और ये बात जब हमें पता चली तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। इस घटना के बाद मैं कभी भी बैकयार्ड में रात में अकेले नहीं गया और जब भी मैं दिन के वक्त वहाँ खेलता था तो उस ट्री हाउस को देखा करता था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। रिचर्ड भी उस ट्री हाउस की तरफ नहीं जाता था। फिर कुछ महीनों बाद उस ट्री हाउस को वहाँ से हटवा दिया गया। उसके बाद पता नहीं मार्था की तो मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई, न मुझे मार्था कभी दिखाई दी। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जब तक मेरे डैड का वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो गया, मैं और रिचर्ड बहुत अच्छे दोस्त बने रहे थे और हम अक्सर मार्था के बारे में बात किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी ट्री हाउस से रिलेटेड पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना लूक नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, लेकिन इस घटना को उसके डैड बैरी ने बताया है। तो अब आगे की घटना मैं आपको बैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम बैरी है। लूक मेरा एक बड़ा बेटा है। मेरा बस वही एक सिंगल चाइल्ड है जिसकी उम्र करीब 13 या 14 साल की है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वैसे मैं उसको हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ, लेकिन इस बार उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए पीछे यार्ड पे एक ट्री हाउस बनवाऊँ। मुझे भी उसके लिए ट्री हाउस बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं पेशे से एक कारपेंटर हूँ। मुझे बहुत अच्छे से अपना काम आता है, जिसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे बस उतना ही खर्चा करना पड़ेगा जितना एक मटेरियल में लगता है। मैंने अपनी वाइफ से इसके बारे में बात की और हम दोनों लोग इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं लूक को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैंने उसको उसके कज़न के यहाँ भेज दिया। मेरी स्पीड के हिसाब से उस ट्री हाउस को तैयार करने में करीबन 1 हफ्ता लगने वाला था और मैं उसके जाने के बाद से ट्री हाउस को तैयार करने में लग गया। लूक से ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड था कि जब मैं उसको पहली बार ये ट्री हाउस गिफ्ट करूँगा तो उसको कैसा लगेगा। उसके चेहरे पे वो खुशी मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। किसी तरह 1 हफ्ते में वो ट्री हाउस तैयार हो गया। फिर लूक के बर्थडे के टाइम मैंने उसको उस ट्री हाउस के बारे में बताया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन ये ट्री हाउस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला था क्योंकि इस ट्री हाउस को देने के बाद वो अपना ज़्यादातर समय उसी ट्री हाउस में बिताने लगा। रात में वहीं पर ही सोता था। मैं और मेरी वाइफ शुरुआत में इस चीज़ को इग्नोर करते थे क्योंकि वो ट्री हाउस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर धीरे धीरे मैं अपने काम में थोड़ा सा और व्यस्त होता गया और लूक पर मेरा ध्यान कम होता गया। कई बार तो मैं उसके ट्री हाउस में जाता था तो वो दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता था और वो बोलता था कि मैं अभी यहीं पर सो रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं उसका बचपना समझ के चला आता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते तक लूक उससे मिला तक नहीं। दिन में भी वो उसी ट्री हाउस में रहता था और रात में वो वहीं पर ही सोता था। सुबह के वक्त मेरे ऑफिस जाने से पहले वो स्कूल निकल जाता था और रात में जब मैं आता था तो वो उस ट्री हाउस में ही रहता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं लूक से बात करूँ इसके बारे में कि वो ट्री हाउस में समय बिताना बंद कर दे। मैं चुपचाप रात में उस ट्री हाउस में गया। लूक ने दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। नॉक करने से पहले मैंने आवाज़ सुनी। लूक किसी से बातें कर रहा था। अंदर पता नहीं कौन था। मैंने फिर दरवाजे को नॉक किया और लूक ने उसे साफ साफ बोला कि तुम छुप जाओ, डैड आ गए हैं। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। फिर लूक ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो। उसने बोला मेरा एक दोस्त है एडी, मैं उससे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसे देखा था अंदर कोई भी नहीं था।
वो ट्री हाउस इतना भी बड़ा नहीं था कि 2 लोग उसमें छुप जाए। मुझे लगा कि शायद ल्यूक मजाक कर रहा है। उसके बाद मैं ल्यूक को लेकर वापस चला आया और मैंने उसे समझाया कि वो ट्री हाउस में ज़्यादा समय बिताना बंद कर दे। उसने बोला कि मेरा एक दोस्त है एडी, वो उसी ट्री हाउस पे ही रहता है और वहाँ पर ही मुझसे मिलने आता है। मैंने और मेरी वाइफ ने एक दूसरे को देखा। फिर हम दोनों ने ल्यूक के सामने वो बात नहीं की कि शायद बच्चे इस उम्र में अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं। हो सकता है एडी भी ल्यूक का एक इमेजिनरी फ्रेंड हो। उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो घंटों फिर उसी ट्री हाउस में रहने लगा। कई बार तो मैंने नोटिस किया कि वो अकेले ट्री हाउस में बैठ के हंस रहा है और किसी से बातें कर रहा है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता था। इन सब चीज़ों में मैं कभी भी उसके ट्री हाउस के अंदर भी नहीं गया क्योंकि वो मुझे अंदर आने से मना करता था। लेकिन एक दिन तो जब इतनी हद हो गई कि रात के 1 से 2 बजे जब मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे तो वो ज़ोर ज़ोर से ट्री हाउस के अंदर हंस रहा था। उसका ट्री हाउस मेरे बेडरूम से साफ साफ नज़र आता है। मैं रात के अंधेरे में उठ के उसके पास गया और फिर मैंने उससे बोला कि तुम आखिर इतनी रात में क्यों जग रहे हो, तुम सोई क्यों नहीं। उसने बताया कि एडी उसे सोने नहीं दे रहा और वो उसे जोक सुना रहा है। मैंने कहा कि कोई एडी नहीं है और ल्यूक को फिर कान पकड़ के उसके रूम में लेके आके सुला दिया। ल्यूक उस दिन पूरी रात रोया और उसने बोला कि उसको उस ट्री हाउस में जाना है, एडी उसका इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे लगा कि शायद इसको कोई दिक्कत हो गई है। फिर मैंने और मेरी वाइफ ने ये डिसाइड किया कि ल्यूक को किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलाया जाए। जब साइकियाट्रिस्ट से उसे मिलाया और उसने उसे स्टडी किया तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि आपका लड़का एकदम नॉर्मल है। तो मैंने उससे बात की कि ये किस एडी के बारे में बात किया करता है, तो उनका भी जवाब वही था कि अक्सर इस उम्र में बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम कुछ एक्सरसाइजेस करें, कुछ दवाइयाँ भी दी और ये भी बोला कि हम ल्यूक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। पर आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं पहले भी ल्यूक के साथ टाइम स्पेंड करता था। बस हाँ, उसके इस बर्थडे के बाद मैं उससे मिलना काफ़ी बंद कर चुका हूँ क्योंकि मुझे काम में ज़्यादा देर तक रहना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद मैं ल्यूक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। ल्यूक अक्सर उसी ट्री हाउस की तरफ देखा करता था। मैंने उसका उस ट्री हाउस में जाना भी बंद कर दिया। एक बार रात में ल्यूक अपने कमरे में सो रहा था। उस वक्त रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। उसके कमरे से उसका दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई जो कि मुझे साफ साफ सुनाई दिया। वो अपने कमरे से निकल के बैकयार्ड के उसी ट्री हाउस की तरफ जा रहा था। उस वक्त मैंने उसे नहीं रोका। वो चुपचाप अपने कमरे से फ्लैश लाइट लेके उसी ट्री हाउस की तरफ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी चुपचाप उसी के ट्री हाउस के पास गया और उसके ट्री हाउस के दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा था। वो किसी से तो बातें कर रहा था। अंदर उसके अलावा कोई और भी था, लेकिन मुझे उसके अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बस हंस रहा था और उसे बोल रहा था कि मैं उससे दूर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उसके बाद मैंने जो चीज़ देखी वो देख के मैं हैरान हो गया। मैंने टॉर्च लेके अचानक से दरवाज़ा खोला। ल्यूक खड़ा था। ल्यूक के सामने एक बड़ी सी चादर थी। ऐसा लग रहा था कि उस चादर के अंदर कोई है। ल्यूक ने उसके ऊपर चादर डाल रखी थी, शायद उसको छुपाने के लिए। मैं उसे देख रहा था। वो ल्यूक के सामने ही खड़ा था। अंदर मैंने पहले ल्यूक के ट्री हाउस को देखा। उसने दीवारों पर कोई अजीब सी ड्राइंग बना रखी थी। साइड में ढेर सारे जूते और कुछ कपड़े पड़े हुए थे। मैंने पूछा कि ये किसके हैं, तो ल्यूक ने बताया ये सारे कपड़े एडी के हैं और ये ड्राइंग्स भी एडी ने ही बनाई हैं। मैंने कहा ये एडी आता कहाँ से है। मैंने एडी से पूछने की कोशिश भी की कि तुम कौन हो, लेकिन वो बस अपने ऊपर कपड़ा डाल के चुपचाप कोने में खड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास जा रहा था। ल्यूक मुझे मना कर रहा था कि डैडी उसके ऊपर से कपड़ा मत हटाओ, वो डर जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैंने तुरंत उस कपड़े को एडी के ऊपर से हटाया और मैं देख के हैरान हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो कपड़ा अपने आप हवा में ही उड़ रहा था, या फिर उसके नीचे जो कोई भी था वो अचानक से गायब हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने जो कुछ भी देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ल्यूक तुरंत रोने लगा। उसे लगा कि मैंने एडी को डरा के भगा दिया, लेकिन दरअसल उस वक्त मैं खुद डरा हुआ था। मैंने किसी तरह हिम्मत की और ल्यूक को उठा के वहाँ से जितनी देरी से हो सके घर की तरफ भागा। भागते हुए मैं उससे ये भी पूछा था कि ये सब कपड़े वहाँ पर कौन लेकर आया। उसने बताया कि उसके आने से पहले एडी ने वो सब वहाँ पर ला के रखे हुए थे। एडी ने बोला कि अब वो यहीं पर ही रहेगा, मुझे एडी के पास जाने दीजिए। और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ मेरी वाइफ को भी सुनाई दी और वो भी कमरे से बाहर आ गई। मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जैसे ही मैं ल्यूक को लेके वहाँ से बाहर निकला, ट्री हाउस का वो दरवाज़ा अपने आप इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि जैसे किसी ने गुस्से में बंद किया हो। मैं उसको अपने बेडरूम पर लेके आया और उसी ट्री हाउस को देख रहा था।
उसका दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था, बंद हो रहा था। वहाँ पर आखिर क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारा घर एकदम जंगल के बैक साइड में बना हुआ है और ट्री हाउस के पीछे जंगल है। हो सकता है कि शायद कोई आत्मा या फिर कोई बुरी शक्ति ल्यूक को अपने वश में कर रही हो। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर मैंने ल्यूक को दोबारा उसके कज़न के यहाँ भेज दिया और इसके बारे में अपनी वाइफ से बात की। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। करीबन 1 महीने बाद हमने ल्यूक को वापस बुलाया। तब तक मैं उस ट्री हाउस को बुरी तरीके से तोड़ चुका था। ल्यूक पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। उसको उस ट्री हाउस की याद तक नहीं आई। ऐसा लगा कि वो अचानक से सब कुछ भूल गया हो और वो एकदम नॉर्मल हो गया था। फिर उसने कभी भी मुझसे ट्री हाउस के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही मैंने उससे। 1-2 बार उसकी मॉम ने एडी के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन ल्यूक फिर उसके बारे में कभी बात नहीं करना चाहता था। और ये घटना जो मेरे बेटे के साथ घटी, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो दोस्तों, ये थी ट्री हाउस से रिलेटेड एक दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्री हाउस से ही रिलेटेड है, लेकिन एक इंडियन स्टोरी और उसी से मिलती जुलती है। ये घटना रवि नाम के एक लड़के ने मुझे भेजी है। रवि जी ने ये घटना कहाँ से भेजी है वो तो मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे बस अपना नाम रवि बताया और अपनी उम्र 19 साल की बताई है। तो बाकी की घटना मैं आपको रवि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम रवि है। हमारे घर में हमारे बहुत बड़े खेत हैं। ज़्यादातर खेतों में तो हम निगरानी भी नहीं रख पाते हैं। कुछ खेतों में कुछ ज़्यादा ही अच्छी फसल निकलती है और कुछ खेत एकदम बंजर हैं जिसमें ढंग की फसल भी नहीं होती है। वजह मुझे खुद भी नहीं पता। जहाँ पर अच्छी फसल होती है उन फसलों को अक्सर रात में जंगली जानवर खराब कर दिया करते थे। तो मेरे पिताजी ने ये मुझसे बोला कि उसी खेत के बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। हम लोगों ने सोचा कि रात के वक्त उस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी मचान बना देंगे। कुछ लोग मचान जानते होंगे। मचान कई ऊंचाई पे ही बनाई जाती है जिस पर बैठ के लोग खेतों की रखवाली किया करते हैं। खैर, वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और हमारे खेत से जुड़ा हुआ था, तो हमने सोचा हम उसी पेड़ पर एक मचान बना लें। हमें उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसे 1 दिन में ही तैयार कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर रुकते भी थे। रात के वक्त मैं ही रखवाली किया करता था। कभी कभार कोई दोस्त रुक भी जाता था, वरना ज़्यादातर टाइम तो मैं अकेला ही रहता था। फसल कटने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। मैं उस दिन उसी मचान पे लेटा हुआ था। रात के करीबन 8 या 9 बज रहे थे। 8-9 बजे तो गांव में एकदम सन्नाटा हो जाता है। मैं तो फिर भी खेतों में ही था। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और ठंड भी लग रही थी। मैंने अपने पिताजी से कहा था कि वो आके उस दिन वहाँ पर रुक जाते, लेकिन उनकी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मुझे उन्हें वहाँ पर लाना सही नहीं लगा। मैं उस दिन मचान पर सो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वो इतनी बड़ी थी कि 2 लोग उस पर आराम से बैठ सके और किसी को कुछ भी ना हो। मैं उस वक्त फ़ोन चला रहा था और मुझे आज भी याद है, 2015 की घटना है ये। फ़ोन चलाते चलाते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसी में ही मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया और नीचे ज़मीन पर पेड़ से जाके गिर गया। उसके गिरने की आवाज़ मुझे आई थी और मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि मेरा फ़ोन ज़मीन पर गिर गया है। ऊपर से जब नीचे की तरफ देखा तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च से देखा तो पता लगा कि फ़ोन टूट चुका है और वो कई हिस्सों में बट गया है। मैं उस मचान से नीचे उतर अपने फ़ोन को उठाने लगा। उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से हो गए थे। वो बटन वाला फ़ोन था। फ़ोन का ऊपर का कैबिनेट और फ़ोन तो मिल गया, लेकिन बैटरी मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर से मैं उसको ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद बैटरी मिल गई और मैं उसको फ़ोन में लगा के चेक करने लगा, लेकिन फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा था। लग रहा था कि शायद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। आमतौर पे बहुत बार फ़ोन नीचे गिर चुका है और हिस्सों में बट चुका है, लेकिन इस बार फ़ोन में सच में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ गई थी। अब मैं पिताजी को फ़ोन करके भी नहीं बुला सकता था और यहाँ पर मचान को छोड़ के भी नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर ही जाके बैठूँ। मैं जैसे ही ऊपर जाने लगा मुझे आवाज़ आई। मुझे लगा कि ऊपर मचान के कोई बैठा हुआ है। मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि 2 लंबे लंबे पैर मचान के ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए थे। वो किसके पैर थे मुझे नहीं पता। वो पैर पूरी तरीके से सड़े और गले हुए थे। फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं वहाँ से हिलूं। वो कौन था या वो कौन थी मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके हंसने की आवाज़ मुझे आ रही थी। वो आवाज़ एक औरत की थी। वो जैसी ही हंसी मेरे शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ने लगा। मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं चाह के भी नहीं हिल रहा था।
मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं ज़रा सा भी हिलूँगा तो ऐसा ना हो ये मुझे मार दे। वो कोई और नहीं, एक चुड़ैल थी। वो अपने पैरों को नीचे लटकाई हुई थी और फिर धीरे धीरे वो अपने पैरों को आगे पीछे की तरफ हिलाने लगी और उसके बाद उसने अपनी हंसी को और तेज़ कर दिया। उसे पता था कि मैं जान चुका हूँ कि मैं उसे देख रहा हूँ और मैं बस चुपचाप वहीं पर ही बैठा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से हिलूँ। डर की वजह से मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम गए थे। जिस पेड़ के नीचे मैंने उस मचान को बनाया था वो एक नीम का पेड़ था। मुझे नहीं पता था कि उस नीम के पेड़ पे कोई चुड़ैल या भूत रहती है। पहले शुरुआत में 1-2 दिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि शायद ये इसी का ठिकाना है। वो अपनी हंसी को और तेज़ बढ़ाई जा रही थी और फिर उसकी हंसी धीरे धीरे चिल्लाने में बदल गई। उसकी चिल्लाने की आवाज़ मेरे कान में पड़ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं डर की वजह से आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से खेत के बाहर की तरफ भागने लगा। मैंने उसे देखा भी नहीं, वो कौन थी, वो कैसे दिखती थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं उसे पलट के देखूं। मैं बस आगे की तरफ देख के भाग रहा था और मुझे साफ साफ याद है कि वो उस मचान से नीचे कूदी भी थी मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं जब भाग रहा था तो मेरे साथ साथ किसी और के भी भागने की आवाज़ आ रही थी। किसी तरह भागते हुए मैं खेत से बाहर निकल के मेन रोड पर आया और अपने गांव की तरफ भागने लगा, जो कि कुछ ही दूरी पर था। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन जब मैं मेन रोड पर आया तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। भागते हुए मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और माँ उठ गई थी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरा शरीर डर की वजह से बुरी तरीके से काँप रहा था और मुझे पहले भी बुखार था, लेकिन मेरे शरीर से वो ठंड एकदम चली गई थी। मैं पूरी रात डरा हुआ था। अगले दिन पिताजी की हालत थोड़ी ठीक हुई। मैं अपने पिताजी के साथ और 1-2 दोस्तों के साथ दोबारा अपने खेत पे उसी मचान के पास गया और मैंने देखा कि वो मचान बुरी तरीके से टूटी हुई है। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसको इतनी मजबूती से बनाया था कि उसके टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आंधी भी आ जाती तब भी वो नहीं टूटता, लेकिन वो तो ऐसे टूटा पड़ा हुआ था जैसे कि कोई किताब किसी ने फाड़ दी हो। सब चीज़ें अलग थी। मैंने पिताजी को बताया कि मैंने यहाँ पर उस चुड़ैल को देखा था और वो अपने पैर लटकाए हुई थी। उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि आप खुद ही रुक के यहाँ पर देख लीजिएगा। वो अगले दिन रुके भी, उन्होंने मचान बनाई भी, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनको लगा कि शायद मैं डर गया हूँ। मैंने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने किया भी, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि वो खुद जाके वहाँ पर एक दिन रह के देखें। लेकिन वो घटना जो मेरे साथ घटी एकदम सत्य थी और वो शायद आज भी वहीं पर हो, क्योंकि इस घटना के बाद मैं अपने खेत में रात के उस हिस्से में कभी भी नहीं रुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।